नमस्कार, बहस के नंबर 1 शो ताल ठोके में आपका स्वागत है। मैं हूं विशाल पांडे। केंद्र में नई सरकार यानी मोदी 3.0 के शपथ ग्रहण की तैयारी जोर शोर के साथ चल रही है। राष्ट्रपति भवन में कल यानी 9 जून को शाम 7:15 पर तीसरी बार मोदी प्रधानमंत्री पद की शपथ लेंगे। उनके साथ भारी भरकम कैबिनेट भी शपथ ले सकती है। इस बीच मोदी कैबिनेट में किसे जगह मिलेगी, इसे लेकर चर्चा लगातार जारी है। पीएम आवास पर जेपी नड्डा और अमित शाह के साथ मोदी ने संभावित मंत्रियों की लिस्ट पर मंथन किया, तो वहीं एनडीए के अहम सहयोगी टीडीपी और जेडीयू की नजर अहम मंत्री पदों पर गड़ी हुई है। सूत्रों के मुताबिक दोनों ही दलों के प्रमुख अपने नेताओं को अहम पद दिलाने की कोशिश में जुटे हुए हैं। मोदी सरकार के शपथ ग्रहण से पहले कांग्रेस ने एक बार फिर केंद्र में बन रही नई सरकार पर बड़ा हमला बोला। कांग्रेस नेता जयराम रमेश ने एनडीए को नायडू नीतीश डिपेंडेंट अलायंस कहकर तंज कसा और दावा किया कि मोदी गठबंधन सरकार नहीं चला पाएंगे। जयराम रमेश के बयान को कांग्रेस और इंडिया गठबंधन के दूसरे नेता आगे बढ़ाते नजर आए। कुल मिलाकर सबका लब्बे लुआब यही था कि केंद्र में एनडीए की सरकार ज्यादा दिन नहीं चलेगी और कुछ ही दिनों में यह सरकार गिर जाएगी। वहीं कांग्रेस के इस दावे पर बीजेपी नेताओं ने भी जोरदार पलटवार किया और कहा कि कांग्रेस अब तक हार के सदमे से ही नहीं निकल पाई है। असम के मुख्यमंत्री और बीजेपी के फायर ब्रांड नेता हिमंता बिस्वा शर्मा ने तो यहां तक कह डाला कि उन्हें 5 साल नहीं अगले 50 साल तक सरकार चलानी है। केंद्र की नई मोदी सरकार को लेकर वार पलटवार सहित तमाम मुद्दों पर करेंगे विस्तार से चर्चा। पहले आपको इससे जुड़ी एक रिपोर्ट दिखाते हैं। ये जो सरकार है जो कल बनने जा रही है वो 2 बैसाखियों के ऊपर। अब वो बैसाखियां कितनी पक्की हैं, कितनी लचीली हैं, वो वक्त बताएगा। प्रधानमंत्री कौन बना वही देखना है। हमें 5 साल नहीं, लंबा सरकार चलाना है, 50 सालों तक। भारत माता की। हम कह रहे हैं कि उनकी डिपेंडेंट नीतीश पर और नायडू पे है और आप देखिएगा कुछ दिनों के अंदर ये भरभरा के इस तरह गिरेगा कि जो बचा खुचा है वो लेके जाएगा। मोदी जी प्रधानमंत्री हैं और प्रधानमंत्री रहेंगे। नरेंद्र, नायडू और नीतीश 1/3 प्रधानमंत्री हैं। ये हम सब लोगों ने मिलकर के अगले 5 वर्षों के लिए श्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में विश्वास जताया। मैं नहीं समझता ये सरकार बनी तो नहीं, फार्म में नहीं हुई है, लेकिन ज्यादा समय तक चल पाएगी। मेरा विश्वास है कि ये 5 साल देश के लिए एक बहुत बड़े उड़ान का समय है। विपक्ष का भाव सकारात्मक है नहीं, हम सब सकारात्मक रूप से देश को आगे लेके जा रहे हैं। स्पष्ट जनादेश जनता ने किसी दल को नहीं दिया। जनादेश सरकार और भाजपा के खिलाफ था। कहीं से कोई दिक्कत नहीं होगी। 5 साल पूरी मजबूती से सरकार चलेगी, देश चलेगा। जबरदस्त जीत एनडीए की हुई है। देश ने कांग्रेस की नकारात्मक राजनीति को ध्वस्त कर दिया है। तो देखिए, हमारे साथ इसी मुद्दे पर बातचीत करने के लिए जफर इस्लाम जी भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता जुड़ चुके हैं, सुरेंद्र राजपूत जी कांग्रेस के प्रवक्ता जुड़ चुके हैं, जूही सिंह जी समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता भी हमारे साथ जुड़ चुके हैं, इम्तियाज अंसारी जी जेडीयू के प्रवक्ता भी जुड़ चुके हैं और प्रेम कुमार जैन जी टीडीपी के प्रवक्ता हमारे साथ जुड़े। आप सभी का बहुत स्वागत है। पहला सवाल यहां पर मैं बीजेपी के प्रवक्ता जफर इस्लाम से पूछना चाहूंगा। जफर इस्लाम जी, कांग्रेस ये कह रही है कि ये सरकार ज्यादा दिनों तक नहीं चलेगी, ये नीतीश और नायडू पर डिपेंडेंट अलायंस है। देखिए, ये एनडीए की सरकार है, यूपीए की सरकार थोड़ी है। हमने देखा है 90s के मिड 90s में जब उनकी सरकार चलती थी तो एक ही उनका जहन सरकार चलाने में, एक स्थिर सरकार देने में नहीं, बल्कि सरकार कैसे तोड़े और कैसे मरोड़े, लोगों का हाथ मोड़े और काम अपना कराए और पैसे बनाए, देश को लूटे। वो काम देखा है मैंने जो लेट 90s में जब
उस वक्त सरकार रही थी, कांग्रेस के सपोर्ट से कई सरकारें रही, गुजराल जी बने और देवगौड़ा जी प्राइम मिनिस्टर बने थे। फिर हमने यूपीए की सरकार दूसरी देखी जब 2004 से 2014 के बीच में, तो ही देखा एक ही मकसद होता है, देश को लूटना और देश को कमज़ोर करना। तो वो पैरासाइट के तौर पर होते हैं वो लोग। आज जो सरकार जो है, ये इनकी सबकी मंशा एक ही है, सबका एक ही। आपने देखा नहीं सब ने क्या बोला, हमें सिर्फ एक ही काम है, हम सब कॉमन जो हमारे में जो ऑब्जेक्टिव है, देश को प्राथमिकता मतलब नेशन फर्स्ट पॉलिसी, दूसरी जनता है, वो जनार्दन है, उनकी चिंता करना, उनके समर्पित होकर सेवा करना, और तीसरी बहुत अहम बात है कि देश को आगे बढ़ाने का काम, देश को मजबूत करना है। तो ये सारी चीजें जो है हमारे लिए प्राथमिकता है, और इसलिए हमें कोई चिंता नहीं है। ये सब जो भी बोले, अंगूर जो बोलते हैं खट्टे होते हैं, या फिर आप बोलिए जो खिसियानी बिल्ली क्या बोलते हैं, खंबा नोचे क्या बोलते हैं, जो वो सब कहावतें सुनी है मैंने, वो आज यहाँ ऐसा लगता है जब मैं कांग्रेस के प्रवक्ता सुरेंद्र राजपूत से सवाल लेता हूं। जी सुरेंद्र राजपूत जी, बीजेपी तो कह रही है 5 साल नहीं 50 साल की सरकार चलानी है, और कांग्रेस तो अपने हार के सदमे से नहीं निकल पा रही, 99 पर ही अटक गई है। बड़े भाई, दो चीज़ें साफ हैं। पहली चीज़ तो 5 साल की ही लिए सरकार या संसद चुनी जाती है। अभी तक हमारे लोकतंत्र में यही व्यवस्था है। अब जफर भाई या नरेंद्र मोदी जी या क्या नाम अमित शाह जी का अब संविधान बदलने का सपना तो साकार नहीं हो सकता कि इसी सरकार को ये लोग 50 साल चला लें। तो ये तो गैर कानूनी बात कर रहे हैं, असंवैधानिक बात कर रहे हैं, और ये कहीं ना कहीं लोकतंत्र को ख़त्म करने की बात कर रहे हैं। जो भी जफर भाई ने कहा 50 साल यही सरकार चलेगी, 5 साल बाद फिर चुनाव होगा, और हो सकता है चुनाव उससे पहले भी हो जाए। हम तो नई सरकार को बधाई भी दे रहे हैं। हम तो कह रहे हैं कि साहब अब आप क्या नाम आए हैं, ऊंट पहाड़ के नीचे आया है। अब वो पहाड़ जो है कभी नायडू जी वाला है, कभी नीतीश जी वाला है, और सबसे बड़ा पहाड़ तो जनता के सामने का है। जनता के सामने आपने जो वादे किए थे, हमारी बातें, हम तो प्रतिपक्ष के लोग हैं, हम तो बयानबाजी करेंगे, लेकिन आप सत्ता पक्ष के लोग हो, आप तो कम से कम काम की बात करो। आप तो बात करो ना कि क्या नाम आज की डेट में अग्निवीर की समस्या को कैसे खत्म करेंगे, जो हम नहीं जेडीयू वाले उठा रहे हैं। आप तो बात करो पिगेसिस की जांच करोगे या नहीं करोगे, जो एनडीए वाले ये बात उठा, मतलब एनडीए के सहयोगी क्या नाम चंद्रबाबू नायडू के बेटे बात उठा रहे हैं। आप तो कम से कम ये बात करो कि नीतीश कुमार जी जाति जनगणना की बात कर रहे हैं, केसी त्यागी साहब अन्य तमाम चीजों की, अग्निवीर से लेकर बेरोजगारी तक की बात कर रहे हैं। आप बात करो मुद्दों पर। आप लोगों को मुद्दों पर बात करनी नहीं आती। टीवी चैनल पर बैठ करके आप सिर्फ कांग्रेस को गाली देना, फलाने को गाली देना। अरे भाई 10 साल की सरकार आपने पूरी ईडी के साथ चलाई है जफर भाई। अगर हमने लूट करी थी तो उस लूट का पैसा आपने हमसे रिकवर क्यों नहीं किया, हमको जेल क्यों नहीं भेजा? चलिए सुरेंद्र राजपूत जी, जेल आपका एक आदमी गया है, उसका नाम है दिलीप रे। 3 साल की जेल उसको मिली है कोयला घोटाले में। एकमात्र कोयला घोटाले वाला अगर कोई है तो भारतीय जनता पार्टी का केंद्र का मंत्री दिलीप रे था। तो सबसे बड़े बेईमान, भ्रष्ट, नाकिस इंसान आप लोग हो। चलिए मैं अगला सवाल लेता हूं। बिल्कुल, मैं फिर आऊंगा सुरेंद्र जी। इम्तियाज अंसारी जी जेडीयू के प्रवक्ता भी जुड़े हुए हैं। इम्तियाज जी, अग्निवीर, जातीय जनगणना, ये तमाम मुद्दे आप लोग उठा रहे हैं, इन मुद्दों पर कैसे सहमति बनेगी एनडीए में? देखिए, एनडीए में पूरी तरह अटूट और मजबूत इरादे के साथ आदरणीय नेता श्री नीतीश कुमार जी ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में लोकसभा चुनाव लड़ा, और उसी मजबूती के साथ परिणाम के बाद नीतीश कुमार जी प्रधानमंत्री जी के साथ मजबूती के साथ खड़े हैं। आपने देखा होगा कि हमारे संसदीय दल के नेता आदरणीय राजीव रंजन उर्फ ललन सिंह ने कहा कि बिना शर्त हम एनडीए को समर्थन कर रहे हैं। तो हमारा विचारधारा है देश को मजबूत करने का और देश को एक बनाने का, और विकास का जो मुद्दा है, जो प्रधानमंत्री जी ने 10 साल देश का सेवा किया है, उस सेवा निरंतर बढ़ता रहे, और आने वाले 5 साल में जो काम बचा है देश का, वो काम पूरा किया जाए। इसके लिए आदरणीय नीतीश कुमार जी जनता से जो कमिटमेंट था उसके तहत प्रधानमंत्री जी के साथ मजबूती के साथ जनता दल यूनाइटेड खड़ा है, और प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में काम होगा, उसमें हम लोग सहयोग प्रदान करेंगे। किसी तरह का नहीं इम्तियाज जी, एक अग्निवीर और जातीय जनगणना का मुद्दा जो जेडीयू के नेता उठाते थे, उस पर अब आपकी पार्टी का आधिकारिक स्टैंड क्या है?
नहीं, बिल्कुल। अग्निवीर पे हमारे राष्ट्रीय प्रवक्ता आदरणीय केसी त्यागी जी ने कहा है कि अग्निवीर जो योजना है उस पे चुनाव के समय हम लोग जनता के बीच गए थे, तो कई जगह जनता ने उस पे अपनी बात रखी थी। उस पे आदरणीय केसी त्यागी जी ने कहा है कि उस पे समीक्षा करने की जरूरत है, उस पे विचार करने की जरूरत है। तो ये तो लोकतांत्रिक प्रक्रिया है, तो बहुत अच्छी बात है ना कि अगर कहीं से कोई जनता का समस्या मिल रहा है तो हमारे पार्टी के नेता उस पर बात कर रहे हैं, हम लोग प्रधानमंत्री जी से बात करेंगे, उस पर समीक्षा किया जाएगा, उस पर विचार किया जाएगा। मैं इस पे जफर जी से जवाब लूंगा, लेकिन पहले जूही सिंह जी समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता भी हमारे साथ जुड़े हैं। जूही सिंह जी, यहां पर कांग्रेस तो बार बार ये कह रही है कि बैसाखी की सरकार है, सरकार नहीं चल पाएगी, कुछ ही दिन चल पाएगी। सुरेंद्र राजपूत जी कह रहे हैं क्या पता पहले ही चुनाव हो जाए। आप लोग को क्या लग रहा है? यहां पर एनडीए को तो पूर्ण बहुमत है, तमाम दल उनके साथ खड़े हैं। विशाल जी, सकारात्मक राजनीति की बात की गई, तो अभी जेडीयू के जो प्रवक्ता कह रहे थे चुनाव के समय इन्होंने कहा था कि अग्निवीर की योजना ये खत्म करेंगे, तो आज गोल पोस्ट ही बदल दिया गया, ऐसा चरणों में गिर गए कि कह रहे हैं कि समीक्षा करेंगे। ये जनता सुन रही है। दूसरी बात, जातीय जनगणना पे आपने जवाब क्यों नहीं दिया? ये तो जेडीयू का कमिटमेंट था। तो जब आप प्रधानमंत्री के नेतृत्व में देश के लिए काम कर रहे हैं तो ये बिना शर्त समर्थन डोरा डाल रहे थे जब उनको नीतीश कुमार जी की तरफ से करके चिल्लाने की जरूरत नहीं है। चिल्लाइए मत, ये चुनाव नहीं हो रहा है। चुनाव नहीं हो रहा है। अंसारी साहब करने का मौका देंगे। ऐसा है कि ये बिहार चले जाएं, यहाँ पर उत्तर प्रदेश की बात कर लेने दें। आप बोल चुके हैं। अंसारी साहब, मैं आपके पास फिर आऊंगा एक एक करके देखिए, आपके बीच में किसी ने नहीं बोला, एक एक करके सबकी बात पूरी होने दीजिए। जूही सिंह जी, दूसरी बात यह कि बेरोजगारी की बेइंतहा है। क्या भारतीय जनता पार्टी या एनडीए नाउ कहेगी कि जो 30 लाख पद हमने कहे थे, जो सरकारी पद इन्होंने जानबूझ के खाली रखे हैं, उनको भरेंगे? 2017 से हर पेपर उत्तर प्रदेश में लीक हुआ है। अभी नीट के पेपर में धांधली की एक बहुत बड़ी शिकायत आई है। एक ही जगह कई लोगों को 100 अंक मिल गए। क्यों ये पर्चा लीक हो रहा है इनकी सरकारों में? इसका ये जवाब युवाओं को देंगे। बेरोजगारी के बाद मैं कहूंगी कि जो आदर्श गांव, एक बहुत लोगों ने जो है गांव गोद लिए थे, तो रिपोर्ट कार्ड पे जनता ने रिपोर्ट दिए है और उत्तर प्रदेश में करारी हार हुई है। आपके कई जगह आपके मार्जिन कम हुए हैं। आप वाराणसी हार गए, आप चित्रकूट हार गए। तो इसका जवाब तो एनडीए को देना पड़ेगा ना। ये कहना कि हम देश के लिए काम करेंगे, तो कौन सा काम आपने किया उत्तर प्रदेश में? जूही सिंह जी, देखिए वाराणसी में तो बीजेपी जीती है, मुझे लगता है आप कोई और सीट बोल रही होंगी जी। मैं आगे बढ़ता हूं। यहाँ पर प्रेम कुमार जैन जी, मैंने मार्जिन की बात की थी, आपने सुना नहीं? मार्जिन की बात मैंने की थी। मैंने ये नहीं कहा था कि वाराणसी जीते नहीं है, मैंने मार्जिन की बात की थी। हमारे साथ यहाँ पर प्रेम कुमार जैन, अयोध्या की बात की। हमारे साथ प्रेम कुमार जैन, टीडीपी के भी प्रवक्ता जुड़े हुए। प्रेम कुमार जैन जी, आपकी पार्टी पूरे 5 साल एनडीए के साथ रहेगी? निसंदेह हमारी पार्टी 5 साल तक गठबंधन में रहेगी। गठबंधन धर्म का हर पालन करेगी, क्योंकि हम कभी अपने लाभ की राजनीति नहीं करते। हम सिर्फ राजनीति करते हैं जनता की सेवा के लिए, जनता के कल्याण के लिए, अपने राज्य के लिए। हम जैसे कल प्रधानमंत्री ने कहा था कि हमारा गठबंधन जो है अब ऐसा रहे जिसके अंदर हवा भी पास ना हो पाए। मैं विश्वास दिलाता हूं कि कोई हवा, कोई उसमें से पास नहीं होगी। आज हमारे विपक्ष का हाल ये हो गया है, जो इंडिया गठबंधन है उसका यह हाल हो गया है कि रबर बैंड से पत्थर मार के वो चांद तोड़ने की कोशिश कर रहे हैं, जो कभी हो नहीं सकता। मैं उनको बार बार बता दूं, उनके कितने भी आएंगे कि उन्होंने नीतीश जी को प्रधानमंत्री का ऑफर दिल दिया, उन्होंने चंद्रबाबू नायडू साहब को पूरे राज्य का गठबंधन उसका दे दिया, लेकिन ये सब चंडू खाने की बातें हैं, इनसे कुछ होने वाला नहीं है। ये पूरा विश्वास है कि 5 साल हम गठबंधन में रहेंगे और हम अटूट रहेंगे। कोई किसी तरह की तोड़ फोड़ या संभावना इंडी गठबंधन की तरफ से नहीं होगी जी। हमारा उद्देश्य सिर्फ आंध्र प्रदेश को डेवलप करना है। माननीय चंद्रबाबू नायडू साहब के नेतृत्व में जफर इस्लाम से अगला सवाल का जवाब लूं, उससे पहले मुस्लिम आरक्षण पर आप लोगों की राय क्या है? मैं हर चैनल में ये बताता जा रहा हूं कि मुस्लिम आरक्षण पे हमने जो कहा है 4% रिजर्वेशन का, वो हम जरूर पूरा करेंगे। माननीय चंद्रबाबू जैसे एक समझदार और परिपक्व नेता ने अगर ये बात कही है तो बहुत सोच समझ के की होगी। आपने कल चैनलों में या पत्रों या अखबारों में देखा होगा
कि उनके पुत्र श्री नारा लोकेश जी ने भी ये कहा है कि हम 4% मुस्लिम आरक्षण देंगे। चलिए डॉक्टर जफर इस्लाम जी बीजेपी के प्रवक्ता हमारे साथ जुड़े हुए हैं। जफर इस्लाम जी, देखिए जेडीयू कह रही है कि अग्निवीर की समीक्षा होनी चाहिए, टीडीपी के प्रवक्ता कह रहे हैं मुस्लिम आरक्षण मिलना चाहिए। कैसे आप इन तमाम मुद्दों पर बातचीत करेंगे? इन तमाम मुद्दों पर क्या सॉल्यूशन होगा बीजेपी के पास? देखिए, जब गठबंधन की सरकार बनती है तो कोई भारतीय जनता पार्टी की तो सरकार अकेले की है नहीं, ये एनडीए की सरकार है, आपको पता है। तो एनडीए के घटक दलों से बात करके जो चीज़ें हैं, वो एक कॉमन मिनिमम प्रोग्राम आपने सुना होगा, वो जो एक अंडरस्टैंडिंग होती है, कोई ऐसा डिफाइंड कॉमन मिनिमम प्रोग्राम नहीं है, इसलिए कि सभी ने कहा है कि हम बिना कंडीशन के अनकंडीशनल सपोर्ट दे रहे हैं आदरणीय प्रधानमंत्री जी को। तो ये प्रधानमंत्री जी के और घटक दलों के बीच की बात है, इसमें हमें और आपको कोई टीका टिप्पणी करने की ज़रूरत नहीं है, इसलिए कि जब उन्होंने कह दिया है बिल्कुल सामने, सब पूरे देश और दुनिया के सामने के अनकंडीशनल सपोर्ट है, जैसे आप चलेंगे हम आपके साथ खड़े रहेंगे। आपने सुना है नीतीश कुमार को, आपने सुना है टीडीपी के चीफ चंद्रबाबू नायडू जी को, जब दोनों को आपने सुन ही लिया है तो उनके देखिए वो दोनों लोग तो आपके साथ पूरी तरह से खड़े हैं, लेकिन उनके मुद्दे क्या आपके साथ साथ चल पाएंगे? क्योंकि चुनाव से पहले आपने कहा कि धर्म के आधार पर आरक्षण नहीं होना चाहिए। देखिए, मैं तो कह रहा हूं कि वो बीजेपी की सरकार तो वहां नहीं है ना, वहां मुख्यमंत्री जी जो होंगे टीडीपी के होंगे, यहाँ पर नीतीश जी हैं। कुछ चीज़ें जो है वो स्टेट गवर्नमेंट और स्टेट एडमिनिस्ट्रेशन जिनकी सरकार है उन पे छोड़ देना चाहिए। वो अपने हिसाब से जो बेहतर होगा इस पूरे एनडीए के स्पिरिट को देखते हुए वो अपना लेंगे, और जो उनके अपना कमिटमेंट है जनता के बीच में वो करेंगे। इसमें कहाँ दिक्कत है? दिक्कत तो जब होती है कि हम कोई कॉन्फ्रेंटेशनल अप्रोच हो। हमारा तो बहुत ही सीधा साधा अप्रोच है कि चंद्रबाबू नायडू जी देश की सरकार में साथ है, वहां उन्होंने पूरा अनकंडीशनल सपोर्ट दिया और वही सपोर्ट दिया उन्होंने नीतीश बाबू ने। जब दोनों के सपोर्ट है और हमें देश की सेवा करनी है, देश को आगे बढ़ाना, देश को मजबूत करना है और देश हित में काम करना है, तो अगर ऐसी बातें हैं तो उनका सबका समर्थन प्राप्त है, जनता का आशीर्वाद है, हम आगे बढ़ेंगे, जनता की सेवा करेंगे, आशीर्वाद लेंगे। चलिए मैं सुरेंद्र राजपूत जी से अगला सवाल लेता हूं। सुरेंद्र राजपूत जी, एक मिनट बस 10 सेकंड। सुरेंद्र राजपूत जी कह रहे थे कि मैंने 50 साल का, अरे मेरे भाई थोड़ी भी तो समझ भी लगे। 50 साल अगर उन्होंने कहा है हमारे मुख्यमंत्री आसाम के, तो उन्होंने कहा 50 साल मतलब एक लगातार 50 साल आप रहे क्या? 50 साल इलेक्शन तो करना पड़ता है ना, 5 साल में तो करेंगे इलेक्शन। जैसी आपकी इच्छा है वैसी देश का कानून भी वही बताता है, जो कॉन्स्टिट्यूशन बताता। तो 5 साल में आपको क्लैरिटी चाहिए था, शायद ठीक से समझ नहीं पाएंगे। तो 5 साल में आपके लिए इलेक्शन होगा, उसमें आप पार्टिसिपेट करेंगे, जीतेंगे हम, आप अपोजिशन में बैठेंगे, बस इतनी से तो बात कही सुरेंद्र राजपूत जी। तो इसको अब 50 साल तक करेंगे ऐसा? सुरेंद्र राजपूत जी, आप जफर इस्लाम जी पर आप जफर इस्लाम जी के सवाल पर जवाब दीजिएगा। उसके साथ ही एक सवाल ये भी, क्या नीतीश कुमार को पीएम पद का ऑफर इंडिया गठबंधन की तरफ से दिया गया था? क्योंकि केसी त्यागी का आज बयान आया है। देखिए, इसकी मुझे कोई आधिकारिक जानकारी नहीं है, लेकिन हाँ, जब क्या नाम नीतीश कुमार जी इंडिया गठबंधन का हिस्सा थे, तब निश्चित तौर पर वो हमारे सबसे शीर्षस्थ नेताओं में से एक थे। तो अब उस वक्त क्या हुआ क्या नहीं हुआ मेरी जानकारी में नहीं है, लेकिन जरूर अगर केसी त्यागी जी कोई बात कह रहे होंगे तो केसी त्यागी जी उसकी पुष्टि कर पाएंगे। मेरे पास उसकी पुष्टि का साधन नहीं है। हाँ, मैं एक चीज जरूर कहता हूं कि इंडिया गठबंधन के बड़े नेताओं में से एक वो थे जो टूट करके गए थे, एक बात। दूसरी बात, अभी जफर इस्लाम साहब ने बड़े सुविधा के अनुसार से कह दिया, कहते ना कि सुविधा में फंसे लोग और दुविधा में फंसे लोग करते हैं बात जंगल की, गमले में उगे लोग। अभी इसी चुनाव में कर्नाटक के ऊपर आरोप लगाया जा रहा था आरक्षण को लेकर के, और क्या नाम आंध्रा के ऊपर आरोप लगाया जा रहा था, और तेलंगाना को ऊपर आरोप लगाया जा रहा था। अब इन लोगों का मानना यह है कि कर्नाटक के ऊपर तो आरोप लगाएंगे, क्या तेलंगाना के ऊपर आरोप लगाएंगे आरक्षण को, मुस्लिम आरक्षण, लेकिन अब आंध्रा के ऊपर नहीं लगाएंगे। क्योंकि आंध्रा के ऊपर इसलिए नहीं लगाएंगे कि आंध्रा में इनके गुरुजी बैठे हुए हैं जो इनकी सरकार को चलाते हैं कि तथास्तु भव। अब ये स्थितियां, ये जो दोगली नीतियां हैं भारतीय जनता पार्टी की,
इससे कौन बचाएगा भारतीय जनता पार्टी के लोकतांत्रिक ढांचे को? मैं आपसे पूछूं, ये लोग कहते हैं बिहार में कहेंगे कि जातीय जनगणना होनी चाहिए और देश में कहेंगे नहीं होनी चाहिए। आपके सामने ऐसा दोगला चरित्र जो भारतीय जनता पार्टी का है, उस भारतीय जनता पार्टी के दोगले चरित्र को क्या जनता मानेगी? इस चीज को देखने वाली बात है। तीसरी बात, जो नागार्जुन क्या नाम है उनका, नायडू साहब के बेटे का, अभी पूछिए जरा कि कहिए इनसे कि साहब जो उन्होंने कहा था पेगासस को लेकर के, क्या पेगासस को लेकर के वो अपने बात पर कायम है? और चौथी बात, ये जो आपके प्रेमचंद जी हैं टीडीपी के, इनसे मैं पूछना चाहता हूं भाई ये चंडू खाना क्या होता है? अगर ये चंडू खाना बता पाए तो मैं इनको चंडू खाने का मतलब भी बताऊं कि चंडू खाने की जो खबरें हैं या चंडू खाना ये हमको कह रहे हैं, चंडू खाना होता क्या है जरा बताएं, ऐतिहासिक रूप से बताएं। और अगर नहीं बता पाते हैं तो कम से कम ये इस तरीके की भाषा का प्रयोग ना करें। चलिए, मैं सभी से चाहूंगा कि भाषा, ध्यान रखना है इस बात को। बिल्कुल बिल्कुल, भाषा की मर्यादा बनी रहनी चाहिए। प्रेम कुमार जी आप जवाब दीजिए। कई सवाल आपसे पूछे पेगासस से लेकर और मुद्दों पर कि आपकी पार्टी का आगे क्या रुख रहने वाला है। राजपूत साहब थोड़ा इस पे भी शेर शायरी कर दीजिए, नाराजगी खत्म हो जाएगी आपकी भी। नहीं, जफर साहब किस पे? एक सेकंड, प्रेम जी आ रहा हूं। जफर साहब कुछ कहना चाह रहे हैं, क्या होता है? प्रेम जी मैं आपसे जवाब लूंगा। जफर साहब, मैं तो कह रहा था कि राजपूत साहब जो है हर बात में कोई शेर शायरी, मैं इनको जो राजपूत जी को पंडित राजपूत जी कहता हूं, और इनको जो है शेर शायरी का शौक है, तो कवि भी है, तो कवि पंडित कवि राजपूत जी। अब इनसे मैं आग्रह करूंगा कि जो चंडू खाना पंडू खाना क्या बोल रहे थे अभी, उस पर भी एक शेर शायरी कर दी, आपका भी मूड ठीक हो जाएगा, जनता आगे आएंगे। प्रेम जी मैं कह देता हूं, मैं अगर आप कहें तो एक दो लाइनें सुना दूं जी, मर्यादित शब्दों में। सुरेंद्र जी, अर्ज है जी, कहते हैं ना कि समंदर ये तेरी खामोशी कुछ और कहती है, मगर साहिल पे टूटी कश्तियां कुछ और कहती हैं। ये आप दोनों के लिए है, प्रेमचंद जी और आपके लिए। बहुत पुराना समंदर ये तेरी खामोशी कुछ और कहती है, मगर साहिल पे टूटी कश्तियां कुछ और कहती हैं। और मेरी आंखों ने देखे इस शहर के या आपके गठबंधन के कई मंजर, मगर अखबार की सुर्खियां कुछ और कहती हैं। चलिए मैं आप जवाब लेता हूं प्रेम कुमार जी का। प्रेम कुमार जी जवाब दीजिए। पेगासस अभी कर देंगे सर, मजे आपके मजे के लिए थोड़ी काम हिंदी में जी। नहीं सुरेंद्र जी, मैं आपको थोड़ा ज्ञान बता दूं। मैं भी उत्तर प्रदेश से बिलोंग करता था, और ये बहुत कॉमन शब्द है चंडू खाना, जिसे शेख चिल्ली बोल सकते हैं, या मुंगेरी लाल के हसीन सपने बोल सकते हैं, या वो सपना जो अधूरा हो और जिसको पूरा ना किया जा सकता हो। जैसे मैंने चंद मिनट पहले बोला था कि नहीं चंडू खाने का ये मतलब नहीं होता है जैन साहब, रबड़ बैंड से बिल्कुल मतलब नहीं होता, आप गलत बात कर रहे हैं। देखिए मैं आप चंडू खाने का मतलब होता है राजपूत साहब, प्रेम कुमार जैन जी, देखिए हम मुद्दे से भटक रहे हैं, मुद्दों पर बातचीत करें। चंडू खाने का मतलब नहीं, सुरेंद्र राजपूत जी आपने सवाल पेगासस पर पूछा और मुद्दों पर पूछा, उस पर जवाब आने दीजिए। भाजपा वाले अफीम खाते हैं? नहीं, सुरेंद्र राजपूत जी मुद्दों पर रहते हैं, हो सकता है, उसी को कहते हैं चंडू खाना। चैनल के बाहर बात करेंगे। नहीं, सुरेंद्र राजपूत जी मुद्दों पर रहते हैं। प्रेम कुमार जी आप जवाब दीजिए। पेगासस का मुद्दा आपकी पार्टी के नेता उठा रहे हैं, कांग्रेस ये सवाल कर रही है आपसे। डेफिनेटली जो मुद्दे हमारे पार्टी के लीडर ने, हमारे माननीय चंद्रबाबू नायडू साहब ने या उनके पुत्र लोकेश जी ने उठाए हैं, वो मुद्दे कायम रहेंगे। किसी दबाव में, किसी उसके राजनीति में हम नहीं जाएंगे। ये हम बता दें कि हमारा काम सिर्फ आंध्र प्रदेश को स्वर्णिम आंध्र प्रदेश बनाने का है। जिस प्रकार की लैंड माफिया, सैंड माफिया, लिकर माफिया की राज्य जो 5 साल वहां चला, जिससे पूरी जनता परेशान रही, हमें पहले उनको उस परेशानी से निकालना है। बाकी सारे मुद्दे हमारे लिए सेकेंडरी हैं। हम पहले अपने राज्य को एक विकसित राज्य बना दें। चंद्रबाबू नायडू साहब का जो सपना है उसको आईटी हब बनाने का है, वो पूरा करें। ये मुद्दे हमारे लिए प्रथम है, बाद के सारे मुद्दे हमारे लिए बाद में। जूही सिंह जी, ये लोग कुछ भी कहते रहे, कोई भी आरोप लगाते रहे, ये, और मैं बार बार बोलता हूं कि ना हमारे डिबेट से सरकार बनने वाली है, ना सरकार गिरने वाली है। हम सिर्फ अपने पार्टी का पक्ष साबित कर सकते हैं, इसके अलावा ना सरकार गिरा पाएंगे ना चला पाएंगे। चलिए प्रेम कुमार जी आगे बढ़ते हैं। जूही सिंह जी किस तरह से आप देखती हैं जो नंबर्स सामने आए हैं? क्योंकि इंडिया गठबंधन के तमाम नेता ये बार बार दावा कर रहे हैं कि सरकार ज्यादा दिन नहीं चल पाएगी।
आखिर कैसे? क्योंकि एनडीए के पास तो बहुमत दिख रहा है पूरी तरह से, तो फिर यह दावा कैसे किया जा रहा है? किस आधार पर? कहीं से आशा है क्या आप लोगों को? आपकी ऑडियो प्रदेश से आए हैं, तो जो पेगासस पे आज जो पेगासस का आज आरोप लगाया है इनकी खुद की पार्टी ने कि उनके फोन में मैलवेयर था या कुछ छेड़खानी हुई थी, तो उस पर क्या ये इंक्वायरी की मांग करेंगे? ये तो देश हित का मुद्दा है, ये तो सुरक्षा का मुद्दा है, तो इस पर भी अपना स्पष्टीकरण दे दें, क्योंकि जेडीयू को तो कोई स्पष्टीकरण देना नहीं है, ना अग्निवीर पर देना है, ना जाति जनगणना पर देना है, क्योंकि वो तो देश के लिए बस क्या करने वाले हैं मुझे पता नहीं। बाकी उत्तर प्रदेश में बहुत उत्तर प्रदेश को नजरअंदाज किया है, ना कोई कारखाना लगा, ना कोई नौकरियां आई, ना स्वास्थ्य सेवाओं पर कोई काम हुआ, तो इसलिए उत्तर प्रदेश ने एक स्पष्ट जनादेश दिया है कि हम सरकार के खिलाफ वोट कर रहे हैं। उत्तर प्रदेश प्रधानमंत्री भी देता है, उत्तर प्रदेश ने आपको बहुत सारे सांसद दिए, तो ये आपको खुद देखने की जरूरत है कि आप लोग क्यों हारे। अगर अभी भी ये कहना है, अब तो बीजेपी के पास एक एक्सक्यूज भी बन गई, जो कि जफर इस्लाम साहब कह रहे हैं कि ये तो भाजपा की सरकार ही नहीं है, ये तो एनडीए की सरकार है, तो क्या काम ये करने वाले हैं ये हमें भी बता दें, और कैसे रोजगार का सृजन करने वाले हैं, कैसे उत्तर प्रदेश में कोई मनरेगा के दिन क्यों आपने कम कर दिए, स्वास्थ्य सेवाओं का बजट क्यों कम कर दिया, किसान जो कर्ज में डूबा जा रहा है, हमने तो कहा था ना किसान का कर्जा माफ, तो आप भी कर दीजिए अगर इतना काम करना चाहते हैं। आंध्र प्रदेश के लिए काम करिए, जेडीयू भी बिहार के लिए काम करे, लेकिन अगर सबके फोन में एक जासूसी सॉफ्टवेयर डाला जाएगा तो उस पर आपका क्या राय है? क्या उसकी इंक्वायरी चाहेंगे? क्या भारतीय जनता पार्टी के पास जाएंगे? क्या प्रधानमंत्री से कोई प्राइवेट रूप में आप कंप्लेंट करेंगे कि ऐसा नहीं होना चाहिए? चलिए मैं इस पे जवाब लेता हूं। जफर इस्लाम जी जवाब दीजिए। जी जफर इस्लाम जी। देखिए जूही जी को सुना मैंने, पंडित कवि राजपूत जी को सुना, और उनके लिए मैंने, देखिए मेरे को शेर व शायरी होता है याद, में शेर व शायरी तो करता नहीं, याद नहीं, लेकिन एक शेर व शायरी सुना रहा हूँ उनके लिए, अर्ज कर रहा हूँ दोनों के लिए। सोच अच्छी होनी चाहिए क्योंकि नज़र का इलाज है। सोच अच्छी होनी चाहिए क्योंकि नज़र का इलाज है। आप सोचते ही गलत है, लेकिन गलत नज़रिए का कोई इलाज नहीं है। तो जब आपकी सोच ही गलत है तो आप बराबर भारतीय जनता पार्टी को गलत नज़रिए से देखते हैं। भाई हमने आपसे साफ लफ्ज़ों में कहा कि हम जनता की सेवा करना चाहते हैं। उस जनता में आप भी आ गई, हमारे मित्र राजपूत साहब भी आ गए, और यहाँ पे चैनल में बैठे हुए सारे लोग हैं। सबकी सेवा, देश की सेवा। मेवा खाइए आप, सरकार में नहीं लेकिन बाहर में मेवा तो खा ही सकते, खाइए ना मेवा। आपको आपकी हर चिंता की जाएगी। देश की चिंता कर रहे हैं तो देशवासियों की चिंता होगी, और यही हमारा मकसद है। अब आप भटका रहे हैं इन सब चीज़ों में जिसका कोई नज़रिया नहीं, कोई न ख्याल में भी नहीं किसी के, ना इस तरह की चीज़ें हैं। हर तरह से सुप्रीम कोर्ट ने भी इस पर जाहिर कर दिया कि इस तरह की बातें सब अफवाह है, कोई इसमें सच्चाई नहीं। लेकिन आप बार बार इसलिए उठाते हैं इस बात को, स्टेटमेंट पढ़ लीजिए, आप जरा पता कर लीजिए क्या स्टेटमेंट क्या है पेगासस पे। वो हमने नहीं कहा है, आपके नहीं, आपने नहीं पढ़ा हुआ है। शेरो शायरी मुझे भी नहीं आती है। मुद्दों की बात करिए, और आप मेरी सेवा करेंगे तो उत्तर प्रदेश की कर देते, थोड़ा सा उत्तर प्रदेश का ख्याल रख लेते। नहीं, पूरे देश की करेंगे, पूरे देश का, उसमें आप हर देशवासी शामिल, आप भी हैं, पहले ये बता दीजिए और शेरो शायरी साहब को नाराज, सुनिए बेरोजगारी क्यों बढ़ रही है, हमारी सीमाएं क्यों जूही सिंह जी, अगर आपको सुनिए ना, अरे सुनिए ना, कवित्री भी मैं नहीं हूं, मैं भी फैक्ट की बात कर रही हूं। आप अपने सहयोगी को जवाब दीजिए ना। सुनिए, अगर आपको कविता से जफर इस्लाम जी का सुनिए ना, मैं आपसे कह रहा हूँ जूही जी, बड़े शांति से अर्ज कर रहा हूँ कि अगर आपको दो चीजें बोल, एक तो आपके सवालों का, दोनों आप ही की बातें को जवाब दे रहा हूँ। पहली बात कि अगर कविताओं से आपको नाराजगी है तो मेरी कविता से नाराजगी तो मैं माफी मांगता हूँ, लेकिन हमको बार बार सुनना पड़ता है। मुझे नहीं आती, कवि सुरेंद्र राजपूत कवि नहीं, उनको बड़ी नाराज, तो उनसे तो आप खुद में माफी मांग लिया, आपके गठबंधन के। दूसरी बात, आप ही सुन लो, नहीं दूसरी बात पे जवाब दे दो ना, पेगासस पे दे दो, अग्निवीर पे दे दो, मुस्लिम रिजर्वेशन पे दे दो, देश के हर मुद्दे, भटके हुए नियुक्तियों पे दे दो, पेपर लीक पे दे दो, नीट पर दे दो। एक सवाल, अभी सवाल कर लिए फिर जवाब दो। अभी मैं सवाल का जवाब देता हूँ। दीजिए। देश के हर नागरिक, अरे सुन तो लीजिए, इतनी बेचैनी क्यों हो रही है जूही सिंह जी?
अब हार क्या ठिकरा, आप किसी और को मत छोड़िए, हार जनता ने हरा दिया आपको, तो आप फिर भी, तो मैं तो सिर्फ इतना कह रहा हूँ कि देश के हर नागरिक के उम्मीदों पे खरे उतरने वाली सरकार रहेगी और देश की सेवा करने वाली सरकार रहेगी, और जिस तरह से हमने 10 साल सेवा की है वो सरकार रहेगी। इसमें आपकी अगर कोई आपत्ति है तो आपके लिए एक दरवाजा खुला हुआ, कहीं कोई चीज आपको लगता है सरकार नहीं कर रही है और आपको लगता है इसमें आपको यकीन है, तो आप कोर्ट के दरवाजे खटखटा लीजिएगा। मैंने कभी तो नहीं कहा आपके कोर्ट के दरवाजे खटखटाने, कोर्ट में पार्लियामेंट खोल लीजिएगा कोर्ट के दरवाजे। संसद में बहुत मजबूत विपक्ष है, आप पार्लियामेंट में बोल दीजिए, सांसद उठा, कोर्ट क्यों भेज रहे हैं? कोर्ट जाना आपका काम है, सांसद बोल दीजिए। कोर्ट में आप अटकाते हैं, जैसे नियुक्तियां 2017 से सारी नियुक्तियां। अरे भाई आप तो पूरे देश को भटकाने की कोशिश की, देश को भटकाया जो आज देश को। अच्छा ठीक है, ग्लोबल चले गए, अब मुद्दों की बात नहीं है, आप देखिए, शेर और शायरी खत्म हो गई। मैं तो कह रहा पार्लियामेंट ग्लोबल बात, कोई फैक्ट की बात ही नहीं करनी। श्रावस्ती में क्यों इतने कम आंकड़े हैं ह्यूमन डेवलपमेंट के, ये बता दीजिए, पढ़ लीजिए, एसडीजी रिपोर्ट पढ़ लीजिए। मैं तो कह रहा क्या वो जो आपने योजनाओं को बदल के किया है, आपके कोई रिपोर्ट के बारे में बात करें, पढ़ लिया करिए, पढ़ने में कोई खराबी पढ़ लूंगा, लेकिन मैं ये कह रहा हूँ कि कोई खराबी नहीं, लेकिन आपकी बातें जो है कि आप अपनी बातों को, आपकी बातों को अगर कोई तवज्जो नहीं देती सरकार, जो जिसमें झूठी बातें हों, तो पार्लियामेंट में उठा लीजिएगा। सही कहा आपने, और उस पर भी नहीं तसल्ली हो तो कोर्ट के दरवाजे खटखटा लीजिएगा, इसलिए कि हमें तो झूठ के भटकाने दीजिएगा नहीं। बिल्कुल, अभी तक तो नहीं, मैं तो जवाब देने के लिए खड़ा हूँ भाई, नहीं जवाब कहाँ बैठे हैं भैया, और लेकिन ये बात कोई जवाब मिला नहीं कि अगर देश की जनता को भटकाने के लिए आपने बहुत कोशिश की, इतने झूठ का सहारा लिया, लेकिन देश की जनता भटकी नहीं, वही मोदी 3.0 आई, और आपको 5 साल तक आप 5 साल अरे आप तो कह रहे हैं कि भाई जॉब नहीं क्रिएट हो रहा, आप कह रहे हैं जॉबलेसनेस सबसे कम है, जॉबलेसनेस सबसे कम है। मैं फिर आप दोनों लोगों के पास वापस आता हूं। जेडीयू के प्रवक्ता इम्तियाज अंसारी जी भी जुड़े हुए। इम्तियाज जी, यहां पर एक सवाल मैंने अभी सुरेंद्र राजपूत जी से पूछा था केसी त्यागी के बयान को लेकर। केसी त्यागी ये कह रहे हैं कि नीतीश कुमार को इंडिया गठबंधन की तरफ से प्रधानमंत्री पद का ऑफर मिला था, वो मंत्रिमंडल के शपथ ग्रहण से एक दिन पहले ही ऐसा बयान क्यों दे रहे हैं? क्या वो एनडीए पर कोई दबाव बनाने का प्रयास कर रहे हैं ज्यादा मंत्रिमंडल की सीटों के लिए? नहीं, देखिए, एनडीए पे और प्रधानमंत्री जी को जनता दल यूनाइटेड अनकंडीशनल सपोर्ट किया है, और नीतीश कुमार जी इंडिया गठबंधन के सूत्रधार रहे हैं, जन्मदाता रहे हैं। जो आज इंडिया गठबंधन नजर आ रहा है तो ये नीतीश कुमार जी का देन है। उस समय भी नीतीश कुमार जी की कोई पद के लिए ना लालसा थी ना इच्छा थी, उनका मन उन लोगों के साथ नहीं मिला और वो एनडीए के तरफ वापस आए। और नीतीश कुमार जी पे जिस तरह से विपक्ष जो है, विपक्ष के पास कोई प्रधानमंत्री पद के लिए ना कोई चेहरा था, ना कोई उनके पास नेता का चेहरा था, तो विपक्ष जो है फर्स्ट डे से ही, चुनाव रिजल्ट के बाद ही विपक्ष जो है कई तरह से, आदरणीय केसी त्यागी ने जो बात बोला है तो उनका आप देखिए, उनका ऑन रिकॉर्ड, कैमरा रिकॉर्ड देखिए कि उन्होंने कभी कोई बात हल्की नहीं की है। विपक्ष जो है हर तरह से आदरणीय नीतीश कुमार जी पे डोरा डालने का काम किया है। प्रधानमंत्री पद, इम्तियाज जी, ये थोड़ा दर्शकों को आप स्पष्ट करिए, किसने नीतीश कुमार को पीएम पद का ऑफर दिया? थोड़ी क्लैरिटी दीजिए ना। नहीं, वो तो आदरणीय केसी त्यागी जी ने बात रखा ही है। अब राजनीति में जब इतने, अब हमारे पार्टी के राष्ट्रीय प्रवक्ता हैं, उन्होंने जब बात रखा है तो वो बात बिल्कुल सच है, और ये बात तो पूरे देश में घूम रहा है कि विपक्ष जो है पूरी तरह से नीतीश कुमार जी पे डोरा डालने का प्रयास किया, लेकिन नीतीश कुमार जी अटूट विश्वास के साथ, नीतीश कुमार जी का जो विचारधारा है, जब इंडिया गठबंधन के संस्थापक रहे, सूत्रधार रहे, उस समय भी उनको किसी पद की लालसा और इच्छा नहीं थी। उसके बाद जब रिजल्ट भी आया तो उसके बाद भी उन्होंने किसी तरह का इवट किंतु परंतु नहीं किया, वो उन्होंने सीधा दिल्ली प्रस्थान किया और प्रधानमंत्री को अपना समर्थन पत्र दिया। नीतीश कुमार जी को
देश के विकास के लिए वचनबद्ध है। जो देश का विकास चाहते हैं, बिहार के साथ सुरेंद्र राजपूत जी, मैं इस पर आपका भी क्लैरिटी चाहता हूं कि जेडीयू के प्रवक्ता का कहना विपक्ष ने डोरे डाले। इम्तियाज अंसारी कह रहे हैं कि विपक्ष ने नीतीश कुमार पर डोरे डाले हैं इस चुनाव के बाद। क्या आप लोगों ने प्रयास किया नीतीश कुमार को अपने साथ लेने का? भाई ऐसे किसी प्रयास की हमें जानकारी नहीं है, लेकिन एक चीज तो तय है कि लोकतंत्र को बचाने के लिए या संविधान को बचाने के लिए अगर कुछ लोग अपने आप में कोई बात करते हैं, आपस में एक दूसरे से बात करते हैं, और निजी तौर की अगर कोई बात होती है, निजी तौर पर तो मैं और आप और जूही जी या जफर भाई हम लोग एक दूसरे को जानते हैं, तो निजी तौर पर तो तमाम हजारों बातें करते हैं। अब उस निजी तौर की बातों को अगर कोई सार्वजनिक कर रहा है तो वो जाने, मैं नहीं जानता। मेरे पास ऐसी कोई क्या नाम इंडिया गठबंधन की तरफ से कोई आधिकारिक ऐसी सूचना नहीं है, ना किसी ने नीतीश जी से इस तरीके की बात की है। हाँ, नीतीश जी चूंकि मोलभाव अपना करने के लिए वो हैं तो वो स्वतंत्र हैं। मैंने पहले कहा कि जब वो इंडिया गठबंधन के सूत्रधार थे तो हमारे सर्वोच्च नेताओं में से एक थे। इतना भी किसी की मानने की हिम्मत नहीं है। ये जो अंसारी साहब, इम्तियाज साहब बैठे हैं ना, ये भी नहीं कह सकते हमारे गठबंधन के नेताओं की तारीफ में एक शब्द। हम तो कहते हैं नीतीश जी के लिए तारीफ में एक शब्द कि हमारे गठबंधन के वो सर्वोच्च नेता थे और वो दूसरी तरफ चले गए। लोकतंत्र को बचाने की जिम्मेवारी उनकी भी है, जाति जनगणना को कराने की जिम्मेवारी उनकी भी है, अग्निवीर को खत्म करने की जिम्मेवारी उनकी भी है, बिहार और आंध्रा को स्पेशल स्टेटस का राज्य देने की जिम्मेवारी उनकी भी है, 29 लाख पदों को सृजित करके उसको नौकरी दिलाने की जिम्मेवारी उनकी भी है, नीट परीक्षा सही तरीके से ये जिम्मेवारी नीतीश जी की भी है, ये क्या नाम परीक्षा पेपर लीक ना हो, बेरोजगारी घटे, ये जिम्मेवारी उनकी भी है। खाली हमारी है थोड़ी है, इम्तियाज अंसारी जी जिम्मेवारी है, वो नहीं बतियाएंगे। इम्तियाज जी जवाब दीजिए। सुरेंद्र राजपूत जी कह रहे मोलभाव करने के लिए स्वतंत्र है। क्या मोलभाव कर रही है जेडीयू इस समय? देखिए जिस तरह से विपक्ष बौखलाया है, चुनाव के रिजल्ट के बाद इनके पास कोई चेहरा नहीं था, इनके पास नंबर नहीं था, तो नीतीश कुमार जी पे इन लोगों ने जब प्रयास किया, जब उस प्रयास में आज सफल हो गए, तो इस तरह का मोल भाव का बात कर रहे हैं। नीतीश कुमार जी को मोल भाव करना होता तो जब इंडिया गठबंधन के सूत्रधार थे। अरे भाई बताइए ना किसने किया? नीतीश कुमार जी प्रधानमंत्री आधिकारिक रूप से बताइए, फलाने नेता ने किया। इम्तियाज साहब पूरी तरह इज्जत कर रहे हैं नीतीश जी, हमारे पार्टी के राष्ट्रीय प्रवक्ता। बताइए किसने किया, नाम बताइए। उन्होंने बोला है ये तो पूरा देश नाम बताइए, ये तो पूरा देश जान रहा है कि विपक्ष किस तरह का नाम बताइए भाई। ये तो आप अपने नेताओं से पूछिए ना, ये आप अपने नेताओं से पूछिए ना, उल्टा सीधा मत कहिए। कौन बात किया है, बताइए कि कौन नहीं बात किया है। नहीं, आप मोल भाव का आरोप कैसे लगा सकते हैं? मोल भाव का आरोप आप हमने नहीं लगाया। अगर हमने कोई मोल भाव का आरोप नहीं लगाया तो आज एनडीए में नहीं होते। हमने कोई मोल भाव का आरोप नहीं लगाया। सपोर्ट किया एनडीए को, हमने कोई मोल भाव का आरोप नहीं लगाया। संविधान की बात हम तो आज भी कहते हैं नीतीश जी अच्छे नेता हैं। की बात करते हैं, संविधान की सिर्फ आप ही बात करते हैं। हमने मोल भाव का आरोप इम्तियाज साहब नहीं लगाया। आप डरे हुए लोग हैं, मजबूती से आप पूर्ण रूप से इस समय सच नहीं बोल रहे, आप झूठ बोल रहे हैं। दृश्य नहीं देखा? आप कहिए इस आदमी ने कहा किताब पे मस्तक कर रहे थे, संविधान की किताब को चूम रहे थे। अब आप लोकतंत्र और संविधान की बात करते हैं। अरे वो तो हमारे दबाव में चूम रहे थे, आप भी जानते हैं वो संविधान को नहीं मानते हैं। आप बताइए ना, जाति जनगणना में प्रधानमंत्री का क्या? इतना बौखलाइए नहीं। हम नहीं बौखलाए इम्तियाज भाई, प्रधानमंत्री का हम नहीं, इम्तियाज भाई हम नहीं बौखलाए हैं, आप लोग बौखलाए हैं। और हमने नीतीश जी के ऊपर कोई मोल भाव का आरोप नहीं लगाया। हम आपको जिम्मेवारी से कहते हैं कि हमने कोई मोल भाव का आरोप नहीं लगाया। हम तो ऑन रिकॉर्ड कहते हैं नीतीश जी अच्छे इंसान हैं। हम तो ऑन रिकॉर्ड कहते हैं नीतीश जी जाति जनगणना कराएंगे। हम तो ऑन रिकॉर्ड कहते हैं नीतीश जी अग्निवीर को खत्म कराएंगे, और अगर वो खत्म नहीं करा पाए तो वो सरकार से बाहर आ जाएंगे। हम तो ऑन रिकॉर्ड कहते हैं नीतीश जी पर हमें भरोसा है। नीतीश कुमार जी ने किया है जाति, हमें नीतीश जी पर पूरा भरोसा है कि नीतीश जी जाति जनगणना कराएंगे मोदी जी से। हमें पूरा भरोसा है नीतीश जी जो है आगे चल करके तो आपको नहीं पता है विधानसभा के दोनों भरवाएंगे मोदी जी से। हमें पूरा भरोसा है बिहार को स्पेशल स्टेटस दिलाएंगे। हमें पूरा भरोसा है कि क्या नाम पेपर लीक पर कार्रवाई कराएंगे। हमें पूरा भरोसा है कि नीट का बात करेंगे। पेश किया है
अभी हमारी सरकार चलिए इम्तियाज अंसारी बात कराएंगे नीतीश जी। इम्तियाज अंसारी जी, सुरेंद्र राजपूत जी, मैं एक बार फिर से प्रेम कुमार जैन जी से अगला सवाल लेता हूं। टीडीपी के प्रवक्ता भी जुड़े हुए हैं। प्रेम कुमार जैन जी, देखिए तमाम मुद्दों पर बहस हो रही है। जेडीयू कह रही है अग्निवीर की समीक्षा होनी चाहिए, आप कह रहे हैं कि मुस्लिम आरक्षण जारी रहेगा, तो आखिरकार इन मुद्दों पर कैसे सहमति बनाएंगे? मेरा फिर से आपसे यही सवाल है, क्या इन मुद्दों पर पहले से चर्चा हो चुकी है बीजेपी के साथ, या सरकार गठित होने के बाद आप इन मुद्दों पर चर्चा करेंगे? क्या स्टैंड है आपकी पार्टी का? विशाल जी, मैं बार बार बोल चुका, हम जितने भी प्रवक्ता बैठे हुए हैं, मैं सबके बारे में बोल सकता हूं कि सबकी एक मर्यादा है, मर्यादा से आगे हम ना सोच सकते हैं ना बता सकते हैं। जरूर हम लोगों का पहले एक बार शपथ आयोजन का प्रोग्राम होने दीजिए, कल शपथ लेने दीजिए, उसके बाद एक कॉमन मिनिमम एजेंडा बनेगा। एजेंडा बनने के बाद हर पार्टी के अपने विचार उसमें रखे जाएंगे, किस किस बात पे क्या सहमति होती है, क्या बात होती है, उसके बाद कोई चीज फार्मूला तय होगा। अभी से हम अगले 5 साल की, बहन हमारी जूही जी बोल रही है 5 साल का क्या है, 5 साल अभी नहीं बीतने वाले, 5 साल में बहुत दिन होते हैं, 5 साल में 5 साल ही होते हैं। इसलिए सबका एजेंडा बनेगा, सबका मिनिमम प्रोग्राम बनेगा, सबकी अपनी समस्याओं पर जिक्र किया जाएगा, उसके बाद जो जो तय होगा उसके बाद हम उसकी डिस्कशन करें तो ज्यादा बेहतर है। अभी हम सिर्फ इतना ही कह सकते हैं, फोकस है कि हमारा ध्यान जो हमने वादे किए हैं निश्चित रूप से हम उनको पूरा करेंगे। जोई सिंह जी, इसके लिए मैं पूरा 100% आश्वस्त हूँ कि जो वादे हमारे किए गए हैं कॉमन मिनिमम एजेंडा बनेगा, उसमें इन मुद्दों पर चर्चा होगी, टीडीपी के प्रवक्ता का कहना है। ये बताएं कि इनके खुद के सांसद ने कहा है कि उनके फोन में पेगासस किया गया था, उनके फोन की जासूसी हुई थी, तो ये कॉमन मिनिमम प्रोग्राम का एजेंडा है कि ये देश की सुरक्षा का एजेंडा है, और इसके लिए ये टीडीपी त्वरित रूप से कोई इंक्वायरी, कोई एक्शन डिमांड करेगी कि नहीं करेगी, कि अपनी सुरक्षा को भी इन्होंने एनडीए के कॉमन मिनिमम प्रोग्राम में रखने का निर्णय कर लिया है, तो ये देश सुरक्षा से समझौता कर रहे हैं। उत्तर प्रदेश को नजरअंदाज किया है, उत्तर प्रदेश की आकांक्षाओं को नजरअंदाज किया है। मैं जफर इस्लाम जी से सवाल लेता हूं कि उत्तर प्रदेश में हारे हैं ये। जफर इस्लाम जी, यहां पर देखिए सबसे ज्यादा जो चर्चा है वो जेडीयू को लेकर हो रही है, क्योंकि केसी त्यागी ने जो बयान दिया कि नीतीश कुमार को पीएम पद का ऑफर दिया गया, क्या आपको लगता है कि इंडिया गठबंधन की तरफ से यहां पर नीतीश कुमार या जेडीयू को साथ लाने का प्रयास किया गया, या और आगे भी किया जाएगा? अब देखिए, ये इन सब बातों में मेरी कोई रुचि नहीं है, ना हमारे पार्टी की कोई रुचि है, ना इस तरह की बातें। पूरे तौर से जब उन्होंने बोला है, उन्होंने उसको ठुकरा दिया है, अगर आया है तो उन्होंने कोशिश की होगी, उसको ठुकरा दिया है, तो उसमें और इस एनडीए को के समर्थन में उन्होंने और प्रधानमंत्री जी के सपोर्ट में चट्टान की तरह खड़े हुए हैं, तो मैं इस पे और क्या बोलूँ। कोशिश उनकी रही होगी, फेल हो गए और बार बार फेल होते रहेंगे। अगर आगे भी कोशिश की तो आगे भी फेल होंगे। चलिए, आप सभी हमारे साथ इस मुद्दे पर जुड़े। फिलहाल हमारे पास समय इतना ही था। आप सभी को शुक्रिया। जी न्यूज़।